कि मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ फिनोमिना है जिनके बारे में हमें श्योर शॉट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल मैंने आपको जैसे पीरियोडिक टेबल के अलग अलग एस्पेक्ट्स बताए। देखो वैसे फिर भी सारे समेटने एक बार में थोड़े मुश्किल होते हैं, बट स्टिल जैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको समझाया, और जो जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसके बारे में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। रिकॉल कर रहे हैं अभी हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम जो पिछले क्लास के 11th की जो बातों की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है उनको हम स्टडी कर रहे हैं अभी एक बार, ठीक है। तो इसमें जो है जो कल तक मैंने आपको बताया, एक बार कोई कुछ पूछना है, कुछ दोबारा समझनी। हालांकि जब हम इसमें आएंगे, जब चैप्टर में एंटर करेंगे तो दोबारा से भी इन चीजों की बात आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा ही बताऊंगा। लेकिन आपने अपना इनपुट देकर समझ लिया बातों को जो मैंने बताया एक बार पीरियोडिक टेबल से लेकर, ठीक है। आज हम क्या करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर था, ठीक है, हर चैप्टर की मैंने आपको क्या बताया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं तो उसमें पिन पॉइंट आंसर देने होते हैं। तो अलग अलग चैप्टर्स की 11th के अलग अलग चैप्टर्स की एप्लीकेशंस आती हैं, इसके अंदर आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, तो आपको थोरो होना पड़ता है उनके बारे में, ठीक है। तो अब हम केमिकल बॉन्डिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के वो एस्पेक्ट्स जो कि आपको जो है हमारे पी और डीएनएफ लॉग पढ़ते हुए कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है। मे बी आप वेल वर्स्ड हो उसमें, कोई बात नहीं है, लेकिन स्टिल मैं मेरे पार्ट पे आपको जरूर दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात हमें समझनी है इसके अंदर वो है हाइब्रिडाइजेशन। आज जो हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे दैट इज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या जानते हो आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज, ठीक है। तो इसकी ना जगह जगह हमें जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की। हाइब्रिडाइजेशन जो है, आप पीछे चले जाओ, इधर से नजर नहीं आएगा ना, पीछे लगा लो सामने चेयर, वो बेटर रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता क्या है? इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और वो ऑर्बिटल्स क्या है, उनमें ज्यादा एनर्जी का गैप नहीं होता, ठीक है। वो ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज के होते हैं, और मिक्स होने के बाद देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, और उससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं। उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन जो है हाइपोथेकेशन है। हाइब्रिडाइजेशन एक एक्चुअल फिनोमिना ना होकर हमारी इमेजिनेशन है, लेकिन इमेजिनेशन हमें बातों को सही सही समझा पाती है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन टेट्रावैलेंट है, क्योंकि आप कहते हैं कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 6 के हिसाब से हुआ 1s2 2s2 2p2। तो अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करता हूं 1s2 2s2, बहुत बेसिक बात है आपके लिए आज की डेट में, मगर अगर नहीं भी आती तो इट्स ओके, मुझे पता है, मेरे को नहीं ध्यान थी 12th क्लास में, ठीक है ना, मैं इतना बढ़िया नहीं था शायद, तो मुझे ध्यान नहीं थी। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जो मुझे लगता है कि मेरे में जो लैक्यूना था वो मैं आपका रिमूव कर दूं। बेटे पीछे लगा लो चेयर, इधर से नजर नहीं आता है, पीछे ले जाओ चेयर, ये ले जाओ चेयर इधर से। इधर मैं सामने आ जाओ, सामने बेटर रहेगा, टेढ़े से थोड़ा दिक्कत आएगी, रिफ्लेक्शन पड़ेगा, ठीक है। इधर कंफर्टेबल हो क्या दिमाग? हाँ, मैं कह रहा पीछे आ जाओ। तो ये क्या था कि ये जो है आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन बनती है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से देखो तो बॉन्ड कितने बन सकते हैं? 2। कार्बन बॉन्ड तो 2 बना सकता है, आप कहते हो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जाता है? दिस कैन बी ओनली जस्टिफाइड बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक छोटी सी बात थी, कभी हमने शायद सोचा नहीं। तो उसमें ये कहते हैं कि कार्बन जो है ये एक्चुअली कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है। जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो नॉर्मली हमने जो पढ़ी है वो किसी एटम की ग्राउंड स्टेट यानी अनकंबाइंड स्टेट या किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता तब की कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब कोई दूसरा एटम उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए आता है, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे नहीं होता, जब बॉन्ड फॉर्मेशन के समय होता है, ठीक है। तो दूसरा कोई एटम बॉन्ड बनाने के लिए जब आता है तो कार्बन जो है या कोई भी एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे एनर्जी गैप की अगर बात करें, जैसे एटम है उसके बाद 1s और उसके बाद 2s और 2p, भी आप ये तो मानोगे कि एनर्जी गैप किस में कम है? 2s और 2p में एनर्जी गैप कम है ना। तो
मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन आ गया, सबसे लास्ट में आता है, तो सामने चला जाए सामने। फिर कोई एग्जांपल देना होगा तो सेम ही रहेगा ना, एग्जांपल सेम हो रहेगा फिर कल वाला ही। अब आप समझो ये बात, ये था स्क्रीनिंग इफेक्ट का एग्जांपल। नया इलेक्ट्रॉन ऐसे तो आ नहीं सकता था, बिना प्रोटॉन दिए तो ऐसे आ नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने इसके अनुसार जोर से बोलना था। अब ये बीच में आके बैठता, जब nth में न जाके n-1 n-2 में आके अगर बैठता तो बातें तो ऑब्वियसली करता, तो क्या हो जाता, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़, ठीक है। लेकिन जो है ये नया इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां जा रहा है, लास्ट में जब आके जाके बैठता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बढ़ पाता। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, कल जो हमने बात की थी, ठीक है। तो अब देखो, हालांकि फिर भी मैं फिर भी इसको बातें तो नहीं कर रहा था, आ जाता बीच में तो भी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पुअर रहता है, आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये जो, चलो वापस आते हैं मुद्दे की बात पर। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, 1s2, ये क्या होता है 1s2, 2s1 और 2p3, ठीक है। तो इसमें क्या चीज आती है आपके पास के, ये देखिए, अब इसके ऑर्बिटल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं 1s2, 2s1 और 2p3, 1, 2 और 3। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, आप ये कहो कि 1s वाला जंप कर जाएगा, यहाँ एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कर सकते हैं, इसमें एनर्जी गैप कम है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है और इसके बाद जब कार्बन बॉन्ड बनाता है, जैसे मान लो मीथेन बनाता है, तो मीथेन से बॉन्ड बनाता है 4, ठीक है, हाइड्रोजन, सॉरी, मीथेन में हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है 4। कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, ये 4 बॉन्ड 4 ओवरलैप करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन के पास तो s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के पास तो s ऑर्बिटल है, आपको ध्यान है, ऑर्बिटल ओवरलैप, s s s p p p ओवरलैप। कार्बन के पास 3 ऑर्बिटल तो p के, 1 2 3, और एक ऑर्बिटल जो है उसके पास s का है, एक s का है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो मीथेन में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें से एक तो होना चाहिए ss ओवरलैप और बाकी 3 क्या होने चाहिए, sp ओवरलैप। अब आपको मैं ये बता दूं भाई, ss ओवरलैप का मतलब ये हुआ और sp ओवरलैप का मतलब ये हुआ, तो क्या ss और sp ओवरलैप में बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, नहीं। अगर हम एक बेटा चेयर, एक सेकेंड, तो यहां पर जो है जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग अलग आएगी, है ना, लेकिन हम जब प्रैक्टिकली मेजर करते हैं तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आता है यहां पर, और चारों बॉन्ड लेंथ्स आइडेंटिकल आती हैं। तो इसका जवाब ये दिया जाता है कि एक्चुअली क्या होता है, इट मस्ट हैव हैपेंड हियर दैट these atomic orbitals of almost similar energies have undergone hybridization, that is mixing। ये 4 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गए, मिक्स होकर जो है ये जो मिक्सिंग हुई ना, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और इनमें क्या होता है, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, हर एक का नाम दिया जाता है, हर ऑर्बिटल को आप क्या बोलते हो, sp3। sp3 बोलने के पीछे लॉजिक है क्योंकि इसके अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। इसमें भी क्या चीज आती है कि sp2 sp3 जब आप ऐसे बोलते हो तो उसमें नियम ये होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं उतने, सॉरी, प्योर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं।
जब आप बोलते हो sp, जब कभी अपन आगे बात करें sp की बात करते हैं, इसका मतलब एक s और एक p मिक्स हुए हैं, दो ऑर्बिटल मिक्स हुए तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो, और एक का नाम होगा sp. ठीक है, अगर sp2 बोलते हो तो इसका मतलब एक s और दो p मिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए हैं, तीन ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व, तो sp2 हमेशा होते हैं कितने? तीन. sp3 में चार. अब sp3 के बाद p तो खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद अगली बारी किसकी आती है? d की. sp3d, अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लगे हुए किसी सेंट्रल एटम पर तो हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3d. 6 पे होती है sp3d2, 7 पर होती है sp3d3. किसी एक सिंगल एटम के चारों तरफ मैक्सिमम 7 एटम्स हमने अकोमोडेट होते हुए देखे. उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे IF7 जो है, इसमें एक, कितने हो गए? 1 2 3 4 6 हो गए, 7 एक और बना दें. 7 एटम से ज्यादा एक चारों तरफ, एक एटम के चारों तरफ आना मुश्किल हो जाता है. फिर वो स्टेरिक क्राउडिंग मतलब रिपल्शन, एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, बैठाना वहां पर मुश्किल हो जाता है. तो उस हिसाब से 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तक हम हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं. हाँ, एक स्पेशल केस हम पढ़ते हैं DsP2 होता है, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा क्या चीज होती है DsP2 या D2sp3, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आपने पढ़ा था. ठीक है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा. लेकिन ये मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बहुत काम की चीज है, आप इसको समझिएगा यहां पर कि अब पहले क्या था, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर ये छोटा सा गैप था एनर्जी का, लेकिन अब जब आपने चारों बनाए, चिपका के बनाए, इट मींस दे आर ऑफ सेम एनर्जीज. तो जो मीथेन जैसे है, तो कार्बन, मीथेन में हर कार्बन का जो ऑर्बिटल है, यहां पर एक्चुअली ये जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है कार्बन के, ये s और p इंडिविजुअली नहीं है. हर बॉन्ड में ये कार्बन, अगर आप मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे बनाते हो कि अगर कार्बन के ये 4 बॉन्ड हैं, तो कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो हर एक में क्या है? sp3 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 और sp3 टाइप का, और इधर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है. इस तरह से होता है. एक बात, किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक ही जैसी शेप होती है, और वो होती है डंबल शेप विद वन लूप लार्जर देन द अदर. किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, चाहे sp हो, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, d3 तक, dsp2, किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो डंबल शेप होती है, जिसमें एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है. वो बात अलग है कि साइज अलग अलग हो सकता है, शेप एक ही होती है, साइज अलग अलग हो सकता है. वो कैसे? देखिए आप, जैसे मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स हुए? एक s एक p. कितना परसेंट s कैरेक्टर हुआ और कितना परसेंट p कैरेक्टर हुआ? 50% s हुआ और 50% p हुआ. अगर sp2 की बात करता हूं तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें से एक s और 2 p, तो कितना परसेंट s हुआ? 33.33. और कितना परसेंट p हुआ? 66.67%. sp3 में 25% s हुआ, 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 3 p, और 75% p कैरेक्टर है. p ऑर्बिटल की शेप होती है बेलन जैसी, सिलेंड्रिकल, और s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल. जब इनकी मिक्सिंग से एक ऑर्बिटल बनता है तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप जो है सबकी कैसी होती है? डंबल शेप होती है, जिसमें इनकी मिक्सिंग से जो बनेगा सबकी शेप डंबल शेप ही होगी, जिसमें एक लोब बड़ा और एक छोटा होता है, लेकिन साइज में अंतर होता है. जब s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो स्फेरिकल नेचर ज्यादा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वो ऐसे गोल ज्यादा होता है, शॉर्ट होता है, बॉन्ड लेंथ कम आती है ऐसे में, और लोब जो है स्फेरिकल ज्यादा होता है. जैसे जैसे s कैरेक्टर कम होता है और p कैरेक्टर बढ़ता है, तो जो ऑर्बिटल का साइज है वो लंबा होता जाता है, बेलन जैसा लंबा सिलेंड्रिकल शेप बढ़ता जाता है, पतला और लंबा हो जाता है, और sp3 में और ज्यादा. तो आप एक बात मान के चलिए, sp कार्बन या कोई sp एटम ज्यादा, मतलब आप करें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है. अगर अपन कार्बन एटम्स की बात करते हैं, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, और ये कार्बन एटम है. ठीक है, अच्छा, ये भी अभी आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. चलो ये बाद में आते हैं, अपने एक बार भी इस पर करते हैं, हालांकि ये बातें मैं पहले बता चुका हूं, इस पर बाद में आते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ साथ औरों पर भी अपने जरूरत पड़नी है. प्लीज मुझे बताना कोई डाउट है इस चीज में, हेजिटेशन मत करना, बोल देना मुझे ये बात नहीं पता, मैं दोबारा बता दूंगा. और मैंने आपसे क्या कहा, पहले हम बैकफुट पे हैं, हमारे पास फॉर्चुनेटली इस साल टाइम है, तो हम उस टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा मार्क्स खा जाते हैं कई बार.
क्योंकि इसमें हम गलतफहमी में रहते हैं, पढ़ाने वाले क्या, बच्चे को तो पता ही है ये बात, पढ़ी हुई है सारी बातें, और वहां मार पड़ती है। तो अब की बार हमारे पास टाइम है, तो हम उस टाइम को यूज कर रहे हैं बैकफुट पे जाके। तो कितना बैकफुट पे जाना है वो आप मुझे बताओगे, मैं मेरी तरफ से बैकफुट पे गया हूँ, पिछला बता रहा हूँ। अब उसमें कोई बात आपको नहीं पता तो हो सकता है मुझे और पीछे जाके बतानी पड़े, तो वो आप बताओगे सर ये मुझे बात नहीं पता, ये बात समझ नहीं आई, तो वो आप बोलोगे। कोई नहीं देखता आपको, क्योंकि आपने मुंह पे तो वैसे ही मास्क लगा रखा है, तो शर्म वाली तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कोई बात पूछनी। हाँ जी देखो, हाँ हाँ जी शाबाश। सर की वॉल्यूम सेम रहती है, चेंज होती है? वॉल्यूम से साइज, वॉल्यूम से अपने कोई मतलब नहीं यार, इतना टेंशन मत ले यहाँ पर। सिर्फ इतना सा है कि बॉन्ड लेंथ की अगर अपन बात करेंगे, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, अब ये वॉल्यूम भी, ये हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। देखिए क्या होता है, ये पहली बात सबसे पहले क्या आती है, प्रोबेबिलिटी फिर भी एक एक्चुअल चीज है, मगर ये क्या है, ये हाइपोथेकेशन है सबसे पहली बात। तो ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है, इसको मैथमेटिकल कोई हमने ज्यादा अप्रोच नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज आती है आपके पास कि सर, हाँ जी सर इसके अंदर कार्बन वाला जो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है वो 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता? इसीलिए तो समझा रहे हैं हम इस चीज को भी, जो आप नहीं, कॉन्सेप्ट हर उसमें चीज का। एक ऑर्बिटल तो पूरा खाली है उसके पास, और बाकी दोनों में उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब आप ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि कार्बन ये बनाए 2 हाइड्रोजन के साथ और एक H नेगेटिव से ऐसे हाइड्राइड बना ले। हाँ, ऐसा होना चाहिए ना वैसे। तो ये स्पीशीज कैसी बनेगी, ये न्यूट्रल तो नहीं बन पाएगी, अनायन बनेगी एक। एनायन बनेगी, तो अकेला एग्जिस्टेंस ही नहीं हो पाएगा इसका। ठीक है, ओके। हाँ ओके। अब देखो क्या है कि यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, सबसे पहली बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आप काउंट करते हैं इसके अंदर, वो कैसे काउंट करते हैं, किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है। एक सिंपल सा तरीका है कि आप उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काउंट करो। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसी एटम के, हमेशा हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम की निकालते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं आप, x। तो x कैसे निकलता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स सराउंडिंग दैट एटम। सिंपल सा एक तरीका है। तो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर आप काउंट करते हैं, उसके बाद x की वैल्यू को देखते हुए आप हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर x जो है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2 आता है आपके पास, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लगे। 3 पर आता है sp2, 4 पर आता है sp3, 5 पर क्या आता है sp3d। हालांकि देखो जैसे 4 और 5 पे और भी पॉसिबिलिटीज हैं, मगर अभी अपन एक बार सिंपल तरीके से बात करें, उसी तरीके से जैसे 6 पर जाएंगे तो sp3d2, 7 पर जाएंगे तो sp3d3 होता है। ठीक है, किसी एटम का, सेंट्रल एटम का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसके लिए उसका थोड़ा स्ट्रक्चर का आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लो अमोनिया है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स अपने सिलेबस में है, पी ब्लॉक में यही है। अमोनिया के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है। 2 and 5 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 ने तो बॉन्ड बना लिया ऐसे, और एक होता है नहीं लोन पे। ठीक है, तो यहां पर इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन अगर अपने को पता लगानी है तो क्या आएगी, कैसे करोगे, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बॉन्ड है 3, लोन पेयर है 1, x की वैल्यू क्या आई 4, हाइब्रिडेशन क्या बनी sp3। ठीक है, ये बातें अमूमन हम जानते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, मगर अगर नहीं जानते तो अब आप अपने पास उस हिसाब से उसको देख लेना। अब मान लो वाटर है, वाटर की अगर अपन बात करते हैं तो वाटर में ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 बॉन्ड बना लेते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए, ये सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और लोन पेयर, तो 2 + 2 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते, तो अगर कहीं पाई बॉन्ड है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना। कब होते हैं पाई बॉन्ड,
अगर दो एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, या दो एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड है, या दो एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो कितने कितने सिग्मा और पाई होते हैं, बात आपको पता है ना? सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ये तो खैर हम सारे जानते हैं, खास बात नहीं है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते। अगर आप जैसे, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत, अगर मान लो आप इथेन का स्ट्रक्चर बनाते थे, तो उसमें क्या था, जैसे इथेन ये होता है, इथेन इस तरीके से होता था, या इथीन, सॉरी इथीन में इस तरीके से होता है CH2 तो पहले तो आप ये देखो कि कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है। यहाँ पर इथीन में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, क्योंकि यहाँ पर ये एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा और एक पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या है, sp2 है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होता है इसकी, जब हम शेप बनाते हैं ना, तो 3 sp2 ऐसे होते हैं, एक sp2 ऐसे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, और तीसरा ऐसे, ये कार्बन एटम के। दूसरा कार्बन एटम, उसके भी एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन जो ये पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो p ऑर्बिटल होता है ये पूरा ये लोब बनता है इसका, बड़ा छोटा नहीं बनता। और इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, अगर आपको 11th का थोड़ा ध्यान हो। हालांकि इस चीज की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए कि पाई बॉन्ड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में काउंट नहीं होते। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू अ सिग्मा बॉन्ड। जैसे मान लो अमोनियम आयन है, अमोनिया और अमोनियम में बड़ी दिक्कत रहती है हमें कई बार, हालांकि अब इस स्टेज पे होनी नहीं चाहिए। अमोनिया और अमोनियम में क्या अंतर होता है? क्या फर्क होता है? अमोनिया न्यूट्रल होता है, अमोनियम कैटायन होता है। कैसे बनता है? अमोनिया में आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, जैसे लोन पेयर होता है, तो एक H पॉजिटिव जब इसके पास आता है तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो मुझे आप अमोनिया में और अमोनियम में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। है जी, sp3 और दोनों में sp3, चाहे अमोनिया हो चाहे अमोनियम हो, बता देना मुझे अगर बात समझना है तो। चाहे अमोनिया हो चाहे अमोनियम हो, दोनों में हाइब्रिडेशन sp3 ही आएगी। क्यों? क्योंकि आप देखो अमोनिया में क्या था, यहां पर आपके पास लोन पेयर था, जबकि अमोनियम में क्या है आपके पास, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो अब अगर अपन काउंट भी करें इसके, तो यहां पर आप क्या, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो x की वैल्यू क्या आई, 4। अमोनियम में, तो अमोनिया में सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, तो x की वैल्यू क्या आई, 3 + 1, तो भी आपके पास क्या आई, 4। तो अमोनिया हो चाहे अमोनियम हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहती है इसके अंदर। बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा? बॉन्ड एंगल अमोनिया में ज्यादा होगा, अमोनिया में होगा। अमोनिया में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अमोनियम में ज्यादा होगा। यह है अमोनिया और यह है अमोनियम। सर सेम होएगा। सेम होएगा। देखो 3 ऑप्शन है, सेम होएगा, कम होएगा, ज्यादा होएगा। ये एक नोटा भी होता है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या कहते अमोनिया में ज्यादा होगा। हैं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं हैं? सेम होएगा सर। अमोनिया में ज्यादा होगा। अमोनिया में ज्यादा अमोनियम में होगा। ज्यादा होगा। अब फिर यहां पर फाउंडेशन आती है VACPR की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हाँ, सर तो बुक में पॉजिटिव नेगेटिव था सर, वो क्या था? वो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी, उसमें वो कहता है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है इसकी। फिर वही बात आती है, अपने उस चीज पर नहीं जाएंगे, ठीक है, वो आप जाते टाइम पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। अब देखो क्या है कि यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये तो हमने देख लिया था, sp3 हाइब्रिडेशन है। अपने जो बात कर रहे थे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो VACPR में कहते हैं कि जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद होते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कम होते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहां पर क्या होता है, यहां जब आप बात करते हैं अमोनिया में, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, जबकि यहां पर जो है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है जो कंपैरेटिवली वीक होता है। तो अमोनिया के मुकाबले अमोनियम में ये हाइड्रोजन दूर दूर है,
जबकि ये ऊपर से इतना दबाव पड़ता है, इनकी पिटाई होती है कि ये बेचारे करीब आ जाते हैं, तो ये बेंड होकर करीब आ जाते हैं। बॉन्ड एंगल जो है अमोनिया में कम होता है, अमोनियम में ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरह की बातें अपने को समझ आनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन, अब जैसे क्या होता है कि आप जो कॉन्सेप्ट मान लो अमोनिया, हाँ जी बोलो सर। बॉन्ड एंगल किन के बीच में लेना है इसमें? बॉन्ड एंगल बॉन्ड होगा जो ये बॉन्ड तो है नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला तो मैं कोऑर्डिनेट बिल्कुल, बॉन्ड ये वाला तो ले बॉन्ड लिया है, था। ये तो बॉन्ड है। तो इनका कंपैरिजन ही नहीं हुआ, उसमें तो है ही नहीं, इसमें है। कंपैरिजन क्यों नहीं हुआ? आपने एच एन एच बॉन्ड लेना है, तो क्यों नहीं होगा? बॉन्ड एंगल का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन आ सकते हैं आप क्या, जैसे मैं अब आपको बताता हूं सेम हाइब्रिडाइजेशन वाली चीजों में। आप एक बात और समझें, कंपैरिजन नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो तो कंपैरिजन मुश्किल है। लेकिन ये तो मानते हो ना हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3 है और इसकी भी sp3 है। अब जैसे वाटर है, तीसरा ऑप्शन और इसमें देते हैं, वाटर है, इसमें बताओ बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? कॉन्सेप्चुअली आप जवाब दे सकते हो इन चीजों का, सबसे छोटा वाटर का होगा, क्योंकि यहां पर अब क्या हो गया, यहां पर एक और ये लोन पे और लोन पे रिपल्शन हो गया, इसका इतना दबाव पड़ेगा इस चीज पर कि जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा आपके पास। तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल अगर मैं इन तीनों स्पीशीज में लूं, यहां पर अमोनिया, अमोनियम और वाटर में, तो सबसे छोटा हुआ वाटर में, उसके बाद हुआ अमोनिया में, और सबसे कम हुआ अमोनिया में। जैसे जैसे लोन पेयर घटते गए वैसे वैसे बॉन्ड एंगल जो है वो आपका बढ़ता चला गया। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन की हमें जगह जगह पर जरूरत पड़ेगी। आपको सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक होता है परक्लोरिक एसिड। आपको थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर जो हमारे पास आएंगे, क्योंकि आपको पता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोवलेंट मतलब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर आता होगा तो स्ट्रक्चर आने देखो कैसी घटिया सोच है यार।
इन्वर्टर चल रहा है, चल जाए प्लेट। क्या करवा दिया तूने? ब्लिंक कर दिया, हो गया, हो गया। चलो, तो जो मैं आपसे कह रहा था, इधर ध्यान दो एक मिनट। मैंने रिकॉर्डिंग उसमें बंद तो नहीं हुई, ठीक है। देखो, जो बात कर रहे थे अपने पर क्लोरो एसिड होता है, पर क्लोरिक एसिड होता है, जैसे पर क्लोरिक एसिड। अभी पर क्लोरिक एसिड होता है HClO4, ठीक है। इसमें इस क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन, और मान लो इस क्लोरीन पर अपने को ज्योमेट्री तो भी चलो मैं भी आपको आगे बताता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मान लो। तो क्लोरीन के अब इसको कैसे करोगे? एक तो क्या होता है कि एसिड भी, आप समझे बात को, कि हाइड्रोजन जो है नॉर्मली ऑक्सो एसिड्स में ऑक्सीजन से लगा होता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑक्सीजन है इसके चारों तरफ, और एक हाइड्रोजन है HClO4, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं? 7। तो 7 में ये ऐसे होता है, हालांकि अपन जब एक बार पढ़ लेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको कर लोगे। अब इस क्लोरीन की हाइब्रिडेशन पता लगानी है अगर अपने को, तो इसकी हाइब्रिडेशन बता सकते हो आप मुझे? sp3 है ना। अगर आपको शेप आती होगी या बॉन्डिंग आती होगी तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते हैं, ठीक है। अब आती है बात, जैसे हमने बात करी केमिकल बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काउंट करके आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो PCl5 है, PCl5 में आपके पास क्या होता है कि फॉस्फोरस पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 बॉन्ड बनाकर ये 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। तो क्या हाइब्रिडेशन हुई? sp3d, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, 5 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5। 5 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आई? 5 के लिए sp3d होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इस तरह से आप हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये आपके पास 5 के लिए sp3d आ गया। अब इसके बाद अगली चीज क्या आती है? इसके बाद अगली चीज आती है आपके पास जो इसमें हाइब्रिडेशन, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में ही देखो, अगर आपको कोई चीज जो ना आती और आप चाहो कि नहीं मैंने मेरे लेवल पे सल्टाना है इस चीज को भी, आज नहीं समझ आया और हेजिटेशन करना, आप नहीं बोलते, मान लो, इट्स ओके। तो आपको कहाँ मिल जाएंगी ये चीजें, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 11th के 3rd चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 3rd नहीं रादर 4th चैप्टर है, तो उसमें आपको जो है ये चीजें मिल जाएंगी। सबसे जरूरी चीज अगली आती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो आते हैं एक तो रीजनिंग बेस्ड आते हैं, साथ में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट आपको, एक ही थ्योरी आपको ढंग से करनी है 11th की, वो है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मैं वो आपको समराइज करवा रहा हूँ एक बार 5-10 मिनट में, जिसको रूटीन में तो हम 5-5, 6-6 दिन लग जाते हैं समझने में। लेकिन एक बात अब आपको पता है कि ये जो रिपल्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन से जो है अलग अलग ज्योमेट्रीज होती हैं। हाँ, अगर कोई डबल बॉन्ड बना रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसको एक सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करके हम उसकी ज्योमेट्री को अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहली बात इसमें अगर अपन बात करें तो अगर आपका मॉलिक्यूल AB2 टाइप, AB टाइप का है, तो ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। मतलब 2 एटम वाला कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो लीनियर होगा। जैसे मान लो H2 है, तो एक H इधर हुआ, एक H इधर हुआ, तो ज्योमेट्री क्या हुई? एक लाइन में, सीधी लाइन में लीनियर, ठीक है ना। O2 है, N2 है, चाहे डबल बॉन्ड है चाहे ट्रिपल बॉन्ड है, ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। AB2, इसमें भी क्या चीज होती है? 2 तरह की होती है ज्योमेट्रीज, एक होती है रेगुलर और एक होती है डिस्टॉर्टेड, ठीक है। रेगुलर ज्योमेट्रीज जो होती हैं उनमें क्या होता है? सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होता, हाँ जी।
रेगुलर जो ज्योमेट्रीज होती हैं उसको पहचानोगे कैसे कि रेगुलर ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होता। तो पहले हम रेगुलर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ए एटम है सेंट्रल एटम और बी एटम उसको एडजॉइनिंग एटम्स। AB2 टाइप की ज्योमेट्री अगर रेगुलर होती है तो वो भी लीनियर होती है ऐसे। जैसे मान लो ये मैक्सिमम रिपेल करेंगे एक दूसरे पे, पेन ले सकता हूं। अब जैसे मान लो ये इधर बीच में ए एटम है, इधर एक बी एटम है और इधर बी एटम है, तो इनमें क्या होगा, ये एक दूसरे को मैक्सिमम रिपेल करेंगे, बॉन्ड पे रिपेल करके सबसे ज्यादा दूरी पर कब आएंगे, जब ये बिल्कुल लीनियर। ऐसे हो तो भी करीब आ जाएंगे, ऐसे हो कैसे भी करीब आ जाएंगे, सबसे ज्यादा दूर कैसे रहेंगे, जब ये बिल्कुल लीनियर होते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो AB2 टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीनियर। ठीक है, उसके बाद आता है AB3। AB3 में अगर हम बात करते हैं तो वो ज्योमेट्री जो होती है वो ज्योमेट्री, अच्छा एक बात और, अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, मुझे हाइब्रिडाइजेशन भी बताते चलो। इस ए एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी यहाँ पर, sp हाइब्रिडाइजेशन को लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उस सेंट्रल एटम पे जो ज्योमेट्री बनती है लीनियर बनती है हमेशा। ठीक है, भले पाई बॉन्ड्स हो उसके अंदर लेकिन लीनियर रहेगी अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कोई एटम है तो। AB3 होती है ट्रायगोनल प्लेनर। वो अलग अलग केसेस में है, वो हम डील करेंगे, मिक्सिंग होती है। ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर में क्या होता है कि ये आपके पास AB3 इस तरीके से होता है। ठीक है, ये ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होती है, यानी एक प्लेन में ट्रायंगल बन जाता है आपके पास। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना बनता है, 120 डिग्री। यहां बॉन्ड एंगल कितना था, 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये sp2। तो जब भी किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है ना, तो उस एटम पर जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्रायगोनल प्लेनर बनती है। ठीक है, तीसरा क्या आया, AB4। ऐसे कैसे, आप मेरी किसी बात को आप उल्टा कर देंगे, नहीं, अगर हाइब्रिडाइजेशन से शेप इसलिए नहीं बता सकते अगर लोन पेयर हो तो। वी आर लुकिंग एट दी वन साइड, ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन। मैं अभी फिलहाल सिर्फ रेगुलर ज्योमेट्री बता रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल जो है हम नाम जो देते हैं, जैसे sp2 हाइब्रिडेशन को हम ट्रायगोनल प्लेनर हाइब्रिडेशन भी बोल देते हैं, वो उस केस में लेके कि उसके ऊपर सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड 0। ठीक है, तो कौन सी जानकारी कब काम आ जाए, यू नेवर नो, है ना, वो बात है। तो AB4 कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, इस तरीके से, हेड्रॉन का मतलब होता है फेस। जो ज्योमेट्री होती है 4 फेसेस में एनक्लोज कर सकते हो आप, 1 2 2 तो ये हो गए मेरे हाथ, तीसरा ऐसे और चौथा नीचे, 4 फेसेस में आप एनक्लोज करते हो इसको, ज्योमेट्री को, इसको आप टेट्राहेड्रल बोलते हो। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री अप्रॉक्स, और इसमें जो हाइब्रिडेशन आती है रेगुलर में क्या आती है, sp3। AB5, यहां तक सभी जानते हैं। अब AB5 से गड़बड़ होनी शुरू होती है। AB5 में जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। A और B और B और B और एक भी ऊपर और एक भी नीचे, ट्रायगोनल तो ये बन जाता है एक, और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। ये बातें ध्यान है ना, ध्यान है। तो ये क्या होता है, ये आपका ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है, इसमें हाइब्रिडेशन होगी sp3d। आप खुद भी एलिमेंट मतलब लोकेट कर सकते हैं। ये इसका कोई मॉलिक्यूल का एग्जांपल, PCl5, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, PCl5 फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, AB4 मीथेन, AB3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, AB2 कार्बन डाइऑक्साइड, बेरिलियम फ्लोराइड, AB तो खैर नहीं। मतलब इस तरह से आपको चीजें प्रिडिक्ट करनी आनी चाहिए। वही बात है कि जब हम 11th में होते हैं तो एक एक बात चबा चबा के बताई जाती है क्यों कैसे। अभी ये है कि मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं, मैं ना भी करवाता मैं चैप्टर कौन, लेकिन अब देखो बहुत से क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हम पिछला रिकॉल कर रहे हैं, तो अगर आपको नहीं समझ आता, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ डिसहार्टन मत होना। कई बार आपको कहीं ऐसा ना लगे यार ये तो गए अपने तो बर्बाद हो गए, तो कुछ आता ही नहीं, अब कैसे बोलने के नहीं आता। तो एक सिंपल सा इलाज है, आप अपनी 11th की किताब खोलो और उसमें VSCPR का एक चार्ट है, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, मेरा काम क्या होता है, मैं तो परफेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो कहीं कोई लेक्चर ना रह ना जाए मेरी तरफ से, इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ।
वरना ये बताने का सिस्टम नहीं है अब यहाँ पर। लेकिन इसकी एप्लीकेशन ऐसे आ जाएगी, फास्फोरस 15th ग्रुप का मेंबर है और 15th ग्रुप अपने सिलेबस में, वहां पर क्वेश्चन आएगा PCl5 की ज्योमेट्री बताओ, बात खत्म, आपने पढ़ी हुई है, आप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आपको ध्यान करवा दी मैंने। अब इसमें एक छोटी सी बात होती है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना इसके दो प्रकार के होते हैं। ये वाले बॉन्ड्स होते हैं इक्वेटोरियल और ये वाले क्या होते हैं एक्सियल। PCl5 में पांचों बॉन्ड एक समान नहीं होते, एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ये तो समझते हो आप, वो होते हैं छोटे साइज के, ठीक है। तो जब हम लोन पेयर्स अगर कल को इस ज्योमेट्री से बनाते हैं ना, तो लोन पेयर प्रेफरेबली इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स में प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कंपैरेटिवली न्यूक्लियस के पास होते हैं और ज्यादा स्टेबल होते हैं, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। आई रिपीट, PCl5 यानी sp3d या अपन बात करें जो PCl5 की पर्टिकुलरली बात करें तो एक्सपेरिमेंट से रिवील करते हैं कि इसकी जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और जो इक्वेटोरियल हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। इक्वेटोरियल कैसे, ये तो समझते हो ना, इसमें क्या होगा कि तीन जो है वो तो ऐसे प्लेन में, तीन ट्रायंगल तो ऐसे प्लेन में और एक्सियल इसके बीच में से ऐसे आर पार जा रहे हैं, तो पांच बॉन्ड ऐसे हैं कि भाई 1 2 3 तो इस प्लेन में, तो ये तो इक्वेटर की तरह हो गया, अर्थ के इक्वेटर की तरह, एक ऊपर है और एक नीचे एक्सिस, जैसे अर्थ की एक्सिस होती है, तो वो लंबे होते हैं इसके अंदर लोब्स, ठीक है। इसके बाद आता है AB6 में हाइब्रिडेशन कैसे, सॉरी आपकी जो ज्योमेट्री होती है कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, 8 फेसेस में आप उसको डाल सकते हैं, ये तो हमने कोऑर्डिनेशन के टाइम पर भी पढ़ा था, ठीक है। AB6 में जो होता है A और, लेकिन आपको ये और बता दूं कि जो आपका AB6 टाइप का, इसमें सारे के सारे बॉन्ड लेंथ एक जितने होते हैं, हालांकि इसमें ये 4 इक्वेटोरियल होते हैं और 2 एक्सियल होते हैं, लेकिन इसमें सारे के सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होते हैं। अब आप कहोगे क्यों, तो इसका जवाब नहीं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। AB5 में अलग अलग है, इक्वेटोरियल और एक्सियल की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, लेकिन AB6 में एक जितनी होती है। इसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन बताओगे, sp3d2, 6 ऑर्बिटल चाहिए हमें, एक s 3p और 2d, sp3d2 6 बन गए हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल में SF6 आ गया जैसे आपके पास। अब यहाँ पर एक बात आती है, सल्फर कौन से ग्रुप का मेंबर है, 16। हमने जो पढ़ने हैं ग्रुप नंबर, देखो P ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, 13 14 15 16 17 और 18, 13 14 11th में गया, 15 16 17 18 करना है हमने। 15th का पहला मेंबर नाइट्रोजन, 16th का पहला मेंबर ऑक्सीजन, 17th से पहला फ्लोरीन और 18th तो नोबल गैस। चलो, तो अगर हम बात करें 16th ग्रुप की, ये सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, 16th, इससे पहले कौन सा होता है, ऑक्सीजन। एक ही ग्रुप के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जीनर्स। एक ही ग्रुप के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जीनर्स। तो अब जितना मैंने आपको बताया उसमें आप ये जवाब दे सकते हो क्या, OF6 नहीं होता, SF6 होता है। कौन सी चक्की का आटा खाता है भाई, सोने वाला था तो फिर हैं, कैमरे का मुंह इधर घुमा के रखे तेरे ऊपर, फोकस करके, है ना, मानता और नहीं, मुकर जाता है। आज किनारे पे बैठा गिर जाएगा, इसलिए कह रहा हूं, थोड़ी चिंता हो रही है मुझे, ठीक है। तो हाँ, रोज की बात है। वो एक बार एक बंदा साइकिल से गिरता है तो लोग वीडियो खड़े हो रहे, गिर गया, वो कहता है क्या गिर के आ गया, मैं तो उतरता ही ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हो। तो जो इतना सोए उसका रूटीन होता होगा, गिरता पड़ता रहता होगा, है ना भाई, प्रैक्टिस होगी। अब तो गिर गया किस दिन तो सच में कहानी हो जाएगी, फिर ध्यान रखियो, कल से तेरे को आगे बिठाएंगे अलग, हत्ते है नहीं अपनी कुर्सी पे, दाएं बाएं भी कोई नहीं बैठेगा, ठीक है, ताकि तुझे टेंशन रहे। या मैं एक काम करता हूँ, स्टूल पे बिठाऊं तुझे, स्टूल पे बैठना कल से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात है ना भाई, अपने को अटेंटिव रखना है। तेरे को खड़े करे में तो गिर सकता है बंदा, ठीक है, तो स्टूल पे, स्टूल, हैं जी। पुराने ग्रुप्स पे कोई मॉलिक्यूल नहीं उठाएंगे, वो कॉन्सेप्ट तो आएगा ही यार, कॉन्सेप्ट तो सारे लग ही रहे हैं ना, वही सारे हैं। वही तो करवा रहा हूं मैं आपको। हाँ चलो एक बार, कोई बात नहीं। अब देखो, जैसे यहां पर जो मैं बात कर रहा था, OF6 नहीं होता, SF6 होता है, ये बात मैंने आपको समझाई। बता सकते हो कैसे, क्योंकि क्या, हाँ शाबाश। अब आप इस तरह के जवाब देने में आप ढंग से प्रॉपर दे सकोगे, नहीं तो क्या होता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में लोग निबंध लिख कर आते हैं ऐसे, जबकि उसमें चाहिए होता है अपने को पिन पॉइंट आंसर।
अब ऑक्सीजन जो होता है 8 प्लीज बात है 1s2 2s2 2p4। सल्फर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0। अब जब ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, ऑक्सीजन के पास अगला ऑर्बिटल कौन सा है 3s, यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आगे नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर में क्या है, ये 3s2 फिर 3p4 1 2 3 और 4 और आगे 3d, इसका अपना ही खुद का ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है 1 2 3 4 5। तो जब सल्फर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसके, एक ये वाला और एक ये वाला, ये अनफोल्ड होकर या मतलब अनपेयर होकर यहाँ चले जाते हैं। तो एक s 3p और 2d, तो ये जो है आपके पास कितना हो जाता है sp3d2। सर हाँ जी सर इसमें ये 4s में क्यों नहीं जाता, उसकी एनर्जी ज्यादा कम होएगी ना। यहाँ पर 4s में आगे जो है, हाँ अब आप ये समझिए, कह रहा है 4s में क्यों नहीं जाता। देखिए अलग अलग है, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है बात का। अगर आप लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 3p के पास में 3d ही है, अगर आप लोकेशन की बात करेंगे तो 3d ज्यादा पास है। हाँ इलेक्ट्रॉन भरते टाइम अलग रूल होते हैं, वो n+l रूल होता है, उस हिसाब से n+l के हिसाब से 4s पहले भरता है। लेकिन अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस की बात करेंगे तो 3p के लिए पहले 3d ही पड़ेगा, 4s उसके बाद में। इलेक्ट्रॉन भरते टाइम अलग नियम है, हाइब्रिडाइजेशन के टाइम अलग नियम है, ठीक है ना। तो यही चीजें केमिस्ट्री को क्या खिचड़ी बना देती है, कई बार परेशान करती है, वो ठीक है, तो वो परेशान करती है आपको भरते। वो जो नियम है ना, सिर्फ और सिर्फ वो नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जब हमने फिल करने उस टाइम का नियम है, वरना अगर फिजिकल लोकेशन की बात करें तो 3p के बाद पहले उसके लिए 3d ही पड़ेगा, फिर 4s आएगा। आपने जो एनर्जी कहा था ना कि डीजेनरेटेड होने चाहिए, वो जो है उस एनर्जी कॉन्सेप्ट में n+l जो रूल लगाते हैं वो वहां पर अलग चीजें हैं और यहाँ पर अलग चीजें हैं। उसकी हाइपोथेकेशन अलग लोगों ने दी थी, इसकी हाइपोथेकेशन अलग अलग लोगों ने दी थी। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग के बनाए हुए ब्रांड्स हैं, तो इसलिए हम कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें जैसे एक चीज आती है कि कोई एटम, एक वर्ड आता है कोवेलेंसी। देखो मैं साथ साथ ही सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि इस पर जब सवाल जवाब करेंगे तो फिर आपको पता हो भी क्या चीज कर। कोवेलेंसी का मतलब होता है कि कोई एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। जितने भी आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनका एनॉमलस बिहेवियर पढ़ोगे आप, वो कोवेलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकते, उनकी कोवेलेंसी लिमिटेड रहती है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं शो कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं शो कर सकता, ये तो खैर अभी समझ आ गई आपको sp3d2। नाइट्रोजन के पास अगर अपने कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 और 2p3, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। बॉन्ड बनाने के लिए अधिकतम जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल है नाइट्रोजन के पास, मैक्सिमम बॉन्ड्स अवेलेबल हैं 4, एक s का, फिर गई लाइट गई क्या, ठीक है। तो एक s का और 3 p, 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। ये क्वेश्चन आते हैं अपने p ब्लॉक में कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही क्यों होती है, इससे ज्यादा नहीं शो कर सकता। आपने मैक्सिमम देखा होगा कि वो जो है भाई एक अमोनियम आयन में 4 बॉन्ड बना लेता है, ये है। तो इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए 4 ही अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से, एक s का और एक p का। जबकि इसी ग्रुप के 15th ग्रुप के बाकी मेंबर्स दे कैन शो अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6। जैसे PCl5 होता है, जैसे मान लो PF5 है, तो PF5 में कोवेलेंसी हुई 5। अभी अभी ये एग्जांपल जैसे अपन ने, इसी तरह से क्या होता है फॉस्फोरस, जैसे नाइट्रोजन का नेक्स्ट कंज्यूनर लें 15th में, तो फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0 होता है। तो फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है 3s1 और 3d1। तो ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, और ये फॉस्फोरस जो है नॉर्मली sp3d तो नॉर्मली दिखाता है, PF5 में क्या है sp3d हाइब्रिडेशन है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। लेकिन ये एक और मतलब 6 एटम्स तक अकोमोडेट कर सकता है, यानी अगर एक
फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर लेकर एक F नेगेटिव आ जाए ना अगर, तो ये इस एक और ऑर्बिटल भी अपना दे सकता है, यानी 6 एटम्स तक एकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम अगर बात करें। तो उस केस में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, PF6 नेगेटिव। आप समझना इस बात को, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड तो ऐसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, सॉरी ट्रायगोनल बायपिरामिडल। लेकिन अभी फॉस्फोरस के पास इसमें sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, एक ऑर्बिटल और दे सकता है, अभी एक एटम और एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए। 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों ने बॉन्ड बना लिए, इलेक्ट्रॉन और नहीं दे सकता, लेकिन खाली ऑर्बिटल इसके पास एक और है। तो अगर इसके पास एक F नेगेटिव आता है जो कि एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है इसके साथ, तो ये एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। कोई भी नहीं की बात होती। देखिए क्या होता है, कुछ चीजें, हाँ मैं बताता हूँ आपको, आप कहेंगे और भी डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वही मैं आपसे, जो आपने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मैंने आपसे कहा कि जो मैक्सिमम ये कर सकता है अपने पास, क्योंकि उसके बाद फिर क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर इस फॉस्फोरस के लिए 6 से ज्यादा अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि PF नेगेटिव, PF आप कहें, अब इसको क्या बन गया, अगर अपन इसमें बात करें तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे PF6 नेगेटिव। अब अगर मैं आप PF6 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसके ऊपर क्या है, 6 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 से sp3d से क्या हो जाएगी, यहां पर तो sp3d है, अब क्या हो जाएगी sp3d2। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन उसमें एक F नेगेटिव होगा ऐसे, बाकी 5 क्या होंगे, बाकी 5 F हो गए। लेकिन क्योंकि इसमें सारे पांचों के पांचों आइडेंटिकल होते हैं, तो कौन सा F नेगेटिव बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इक्वेटोरियल बनाओ चाहे एक्सियल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये PF6, तो इसमें ये बड़े अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आपका जो ऑक्सीजन है, या मान लो जैसे नाइट्रोजन है, वो मैक्सिमम कोवेलेंसी शो कर सकता है 4 की, बाकी मेंबर्स जो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसके जो ग्रुप के हायर एनालॉग जो सॉरी कॉन्जीनर्स हैं, वो 6 की कोवेलेंसी मैक्सिमम शो कर सकते हैं। ऐसा क्यों, तो इसका वन वर्ड आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। आप ये बताएंगे कि नाइट्रोजन के पास 4 ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, एक S का और 3 P के, जबकि P के पास जो है डी ऑर्बिटल्स, या फॉस्फोरस या हायर कॉन्जीनर्स, हायर मेंबर्स की अगर बात करें तो उनके पास साथ में डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। समझ आ रही मेरी बात? इस तरह की बातें आपको बतानी आनी चाहिए। चलो हम वापस VSEPR पे चलें। तो VSEPR की अपन बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया AB5 से आगे हम आगे थे AB6। AB6 के बाद क्या आया, भी मैं जल्दी समराइज करवा रहा हूं हर चीज, तो आप चाहो तो इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेना, आप इसको दोबारा से देखना चाहो तो, कोई चीज ऐसी जो आपको ना आती हो तो, क्योंकि कई बार हो सकता है कि हम हेजिटेट कर जाए नहीं पूछना, तो क्योंकि अगर ये चीजें नहीं आती ना ढंग से हमें, तो हम आगे जवाब नहीं दे पाएंगे, आगे फिर ये नंबर बहुत खा जाते हैं चैप्टर्स अपने, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आती हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये तो वैसे पढ़ी हुई चीजें हैं सारी। अब जैसे मान लो AB7 होता है मैक्सिमम, तो AB7 में आपके पास क्या बना, पेंटागोनल और बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल, मतलब जैसे A होगा तो पेंटागन बन जाएगा इसके चारों तरफ, प्लेन में तो पेंटागन बनेगा, और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, मतलब ऐसे AB7 हो जाएगा। यानी ये तो एक पेंटागन बन गया आपके पास ऐसे, और बाकी एक पिरामिड हो गई। तो इसका एग्जांपल होता है जैसे आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है ना, इसका एग्जांपल होता है। ये सारी ज्योमेट्रीज होती हैं रेगुलर ज्योमेट्रीज होती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज। डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज पहचानते कैसे हो आप, सेंट्रल एटम पर एक या ज्यादा लोन पेयर होते हैं। तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज का कंस्ट्रक्शन भी हम इन्हीं से करते हैं। जैसे मान लो, अब जैसे आपके पास ये बॉन्ड पेयर AB2 टाइप का है, अगर इसमें ये बॉन्ड पेयर ना हो और ये लोन पेयर हो तो क्या बचा AB, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर ही हो जाएगी, 2 ही एटम वाली तो लीनियर होती है। हम यहां से बात शुरू करते हैं। AB3 में अगर ये एक बॉन्ड पेयर ना होकर एक लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, बेंट या वी शेप, या एंगुलर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। अगर आपके पास, अगर अपन अब बात करें डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज की, डिस्टॉर्टेड या इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज क्या होती हैं, जिसमें सेंट्रल एटम हैज 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक या ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। तो जैसे अपन अगर बात करें AB2L,
मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो ज्योमेट्री कैसी रह जाएगी? अपन रेगुलर ज्योमेट्री बनाते तो ट्रायगोनल प्लेनर होती, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से एक बी को हटा देता हूं और यहां पर क्या लगा देता हूं, एक लोन पेयर। तो लोन पेयर लगाने में AB2 आपके पास ये AB2L टाइप का हो गया। तो ये ज्योमेट्री आपकी बेंट या वी शेप, ये एंगुलर कहलाती है। और इसमें जो है बॉन्ड एंगल याद रखना अपना काम नहीं है। अब डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल याद रखना अपना काम नहीं है। हाँ, इस ए की हाइब्रिडेशन क्या होगी? अगर AB बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मतलब जो है, जैसे AB2 में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2। 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2। ठीक है। अब जैसे इसमें अपने पास आएगा एक एलिमेंट, क्योंकि 16th ग्रुप है ओजोन ऐसा होता है, ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गए, 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गए, 3 4 और 2 ये लोन पेयर में आ गए, 6। तो अब इसकी ज्योमेट्री जो है कैसी होती है? बेंट या वी शेप। ठीक है, ये समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये चीजें जैसे अभी आपको लग रहा है पुरानी, लेकिन ये आगे अब काम आने वाली है, तो मैं पिन पॉइंट आनी चाहिए। अब जैसे मान लो वापस अगर अपन चल के देखें, जैसे AB3 में तो और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं ये भी हटा दूंगा तो फिर क्या बचेगा? फिर तो लीनियर रह जाएगा, 2 ही रह जाएंगे। अब इस पर आते हैं AB4 पर। AB4 में से एक बी अगर मैं लोन पेयर बना दूं तो ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? यानी मैं AB4 की जगह पर करूं AB3L, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी? पिरामिडल। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं पिरामिडल। नहीं, ये पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये पिरामिडल ज्योमेट्री है। और ये अपने 15 ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं ये पिरामिडल ज्योमेट्री बनाते हैं अपने ट्राई हाइड्राइड्स में, या अगर मतलब हाइड्राइड्स में, या आपने बात करें ट्राई हैलाइड्स में, PCl3, अमोनिया, PH3, इन सब में क्या होता है? नाइट्रोजन है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो लोन पेयर आ गया और 3 जो है बॉन्ड पेयर आ गए, तो ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? पिरामिडल। इस ज्योमेट्री को आप पिरामिडल बोलते हैं। अमोनिया हो गया, फॉस्फीन होता है, इसी ग्रुप का मेंबर होता है। आगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो बड़े फाउल स्मेलिंग होते हैं, जो आपके 15 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, इनको निकोजेंस बोलते हैं। ऑब्नॉक्सियस, बड़ी फाउल स्मेल होती है इसके अंदर, सफोकेटिंग स्मेल होती है। जैसे अमोनिया की यूरिन लाइक स्मेल होती है, फॉस्फीन की रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है। मतलब जो इनके हाइड्राइड्स होते हैं उनकी बड़ी गंदी स्मेल होती है, एलिमेंट्स की नहीं, इनके हाइड्राइड्स की। ठीक है, अब इसी में अगर अपन देखें, जैसे अगर मैं कर दूं इसको AB2L2, AB2L2 में क्या होगा? 2 बी रह जाएंगे और 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ये ज्योमेट्री फिर से क्या होगी? बेंट या वी शेप या एंगुलर। और इसके एग्जांपल में ये सेंट्रल एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास? देखो, बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर आप काउंट करोगे सेंट्रल एटम के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं, कितने? 1 2 3 4 और 5 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 16th ग्रुप का मेंबर है। 16th ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे वाटर की इसी तरह से ज्योमेट्री होती है। वाटर का डायपोल मोमेंट इसीलिए हाई होता है क्योंकि ये बेंट ज्योमेट्री होती है और बहुत ज़्यादा डायपोल मोमेंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड, अभी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता लगेगा हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है। ठीक है, तो ये इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। AB2L2 टाइप हो गया। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं ABL3, तो क्या होगा? लोन पेयर तो कुछ होता ही नहीं ना, लोन पेयर ऐसा एटम तो है नहीं ना कोई, तो AB रह गया। AB कैसा होता है? लीनियर होता है। अब जैसे Cl2 है, Cl2 में 2 एटम है, साइड वाले एटम पे लोन पेयर है, तो है ज्योमेट्री तो लीनियर ही रहेगी ना। तो 2 एटम वाला हमेशा लीनियर ही होता है, फिर चाहे सिंगल बॉन्ड हो उनके बीच, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या एटम्स पे लोन पेयर हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज है। कल फिर हम क्या करेंगे? VSEPR, उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पीज, लैटिस एंथैल्पीज, सॉल्युबिलिटीज, इस तरह की चीजों की बात करेंगे। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं।